हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम हमारे मानव भूगोल जो हमारे द्वितीय वर्ष का सेकंड पेपर है उसी का एक टॉपिक पढ़ेंगे, वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ह्यूमन ज्योग्राफी में हम जो पिछले विगत दिनों से हम निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल में जो प्रमुख सिद्धांत हैं, पार्थिव एकता का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत आदि को पढ़ते आए हैं। उसी में हमने उसी की आगे की कड़ी में हम वातावरण समायोजन का सिद्धांत आज पढ़ेंगे। वातावरण समायोजन का सिद्धांत पढ़ने से पूर्व हम देखते हैं कि पृथ्वी का ऊपरी भाग है वो अनेक विविधताओं से युक्त है। धरातल पर हम देखते हैं कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, कहीं झील है, कहीं महासागर हैं, कहीं खाड़ियाँ हैं आदि जितनी भी भूपटि पर विविधताएं पाई जाती हैं। इसी प्रकार के जल व स्थल के वितरण में भी विषमता पाई जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 71% हमारे पृथ्वी के 31% भाग पर जल का विस्तार है। उसमें भी हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जल और स्थल की जो वितरण है उसमें हम विभिन्नता देखते हैं। जैसे कि हम देखें कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक हैं और जल कम है। दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिकता अधिक पाई जाती है। जलवायु के विभिन्न कारक जैसे हम ले तापमान, वर्षा, पाला, ओस, आर्द्रता, वायुदाब आदि का धरातल पर विषमता युक्त वितरण पाया जाता है। हम राजस्थान को ही देखें तो एक तरफ जैसलमेर है जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी कम होती है और एक तरफ झालावाड़ है जहाँ पर अधिक 80 से 90 सेंटीमीटर वर्षा हमें वार्षिक प्राप्त होती है। उसी तरह हम भारत जो अनेक प्रकार की जलवायु से युक्त है, हम देखें कि हम अगर दक्षिण में देखेंगे तो दक्षिण के जो राज्य हैं वो समुद्री जलवायु से प्रभावित हैं। वहाँ का जो तापमान है, जलवायु है वो सम पाई जाती है। उसी प्रकार हम पश्चिम की ओर अगर राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग और पंजाब के कुछ भागों को देखेंगे तो यहाँ पर शुष्क जलवायु पाई जाती है। उसी प्रकार से हम उत्तर में जाएंगे तो कश्मीर में शीताद्र जलवायु पाई जाती है, कश्मीर में, हिमाचल में। और हम मध्य प्रदेश और इनमें भी अलग मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इस प्रकार जो एक देश है भारत, वहाँ अनेक जलवायु हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की विविधताएं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है वो मनुष्य को भी दिखाई देती है और मनुष्य को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर जाने पर मनुष्य इन विभिन्नताओं का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण उसे अपने जीवन निर्वाह हेतु वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ता है। क्योंकि अगर ज़्यादा गर्मी हुई तो भी उसे समायोजन करना पड़ेगा, क्योंकि मानव एक अपने अनुकूलित वातावरण में रहता है। उसके शरीर का तापमान 37 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए और उसकी मानव अधिक मात्रा में वहीं पर निवास करते हैं जहाँ पर जलवायु उसके अनुकूल हो। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न भागों का अध्ययन भूगोल का मुख्य उद्देश्य है, ये हम जानते हैं। मानव भूगोल में क्या है? मानव भूगोल में मानव को केंद्रीय स्थिति मानकर धरातल के परिवर्तनशील जो भी स्वरूप है उनका अध्ययन और व्याख्या की जाती है। प्राकृतिक वातावरण में हम देखें तो भूमि की बनावट, जलवायु के कारक आदि मनुष्य को आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वातावरण के रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज आदि क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। जैसा कि हम देखें कि जो समुद्री क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो लुंगी पहनते हैं क्योंकि वो पानी से आराम में चल सकें और वो चप्पल पहनते हैं। उसी प्रकार हम देखें कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ पर गर्मी अधिक रहती है, शुष्क क्षेत्रों में, वहाँ पर गर्मी से बचाव के लिए हम सिर पर हमेशा साफा या
पगड़ी देखने को मिलती है। उसी प्रकार जो शीत क्षेत्र में रहते हैं वो अधिक वस्त्रों का उपयोग करते हैं। ये सभी अनुकूलन हम देखें कि मकान की बनावट पर भी अनुकूलन का हम समायोजन का प्रभाव हम देख सकते हैं। जैसे जहाँ पर बारिश होगी वहाँ पर बारिश का पानी नहीं ठहरे तो उनकी जो छतें होगी उनके घरों की वो ढालूनुमा होगी, जिससे बर्फ़ या वर्षा जो होगी वो बहकर निकल जाए। इसी प्रकार के कई उदाहरण हैं जिससे हम देख सकते हैं कि मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन कैसे किया है। ये देखने को मिलता है कि मनुष्य अपने वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करता है। यही वातावरण समायोजन का सिद्धांत कहलाता है। वातावरण के साथ समायोजन करने के लिए मनुष्य को 2 क्रियाओं का अनुसरण करना पड़ता है। पहला है अनुकूलन और दूसरा है रूपांतरण या परिवर्तन। पहला हम पढ़ेंगे अनुकूलन। अनुकूलन क्या है? हम सब इस शब्द से परिचित हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य द्वारा अपने वातावरण के विभिन्न कारकों के प्रभाव के अनुसार अपने आप को समायोजित करने की प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। जैसे कहीं पर बहुत अधिक सर्दी पड़ रही है तो वो अपने अनुकूलन के लिए क्या करेगा? वो मोटे वस्त्र पहनेगा, है ना। जहाँ पर ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ेगी तो वो क्या करेगा? कम सूती वस्त्र पहनेगा, एसी का उपयोग करेगा, कूलर का उपयोग करेगा। तो विभिन्न प्राकृतिक कारक तो वैसे ही रहेंगे, मगर वो क्या उपाय उनकी तीव्रता को कम करने के लिए कर सकता है, अपने स्वयं में क्या परिवर्तन कर सकता है जिससे वो वातावरण के साथ समायोजन कर सके। इसी को हम सरल शब्दों में अनुकूलन कह सकते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुसार अनुकूलित कर लेता है। यह अनुकूलन भी 2 प्रकार का होता है, आंतरिक अनुकूलन और बाह्य अनुकूलन। आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत मनुष्य वातावरण के अनुसार बोलचाल, खान पान, रहन सहन आदि के अनुसार अपने आप को भी बदलता है। जब कोई मनुष्य लंबे समय तक एक ही प्रकार के वातावरण में रहता है तो जलवायु के विभिन्न कारकों के आधार पर उसके शारीरिक वर्ण में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर कोई यूरोपीय देश का कोई परिवार है, वो भारत के दक्षिणी भाग या उष्ण जलवायु वाले देश में आकर रहता है तो उसके रंग में भी परिवर्तन होने लगता है। इस प्रक्रिया को भी आंतरिक अनुकूलन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। यह ऐच्छिक तथा अनैच्छिक या प्राकृतिक दोनों 2 प्रकार का होता है। जैसे वह यूरोपियन परिवार जब उष्ण क्षेत्र या दक्षिणी भारत के किसी क्षेत्र में बसेगा तो उसे प्रतिदिन आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने के लिए वहाँ के बाज़ार में जाना होगा, क्योंकि ये मलयाली भाषा नहीं जानते तो इन्हें मलयाली भाषा सीखनी होगी। इसी का उदाहरण हम ये ले सकते हैं कि अंग्रेज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने हिंदी भी सीखी, या फिर हम किसी भी राज्य में जाएं और बहुत अधिक समय तक वहाँ पे रहते हैं तो उसकी भाषा के कुछ शब्द और भाषा हम वहाँ सीखने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त वहाँ की संस्कृति, रहन सहन, खान पान के बारे में भी जानकारी लेनी होगी। उनका यह कार्य ऐच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाता है। जब वह परिवार लंबे समय तक यहाँ पर रहेगा और आने वाली पीढ़ियों में भी त्वचा में परिवर्तन आ जाएगा और वो थोड़े जो उनका मौलिक स्वरूप है उससे थोड़ी सी श्याम वर्ण के दिखेंगे। यह परिवर्तन अनैच्छिक आंतरिक अनुकूलन कहलाता है, जो उनकी इच्छा पर नहीं था मगर वातावरण के प्रभाव के कारण उनकी जो वर्ण है या रंग है उसमें परिवर्तन आ गया। और हम देखते हैं कि मनुष्य कहीं गया किसी स्थान पर बहुत लंबे समय तक रहता है तो वहाँ की वेशभूषा का प्रभाव भी उस पर पड़ता है, खान पान का प्रभाव भी उस पर पड़ता ही है। दूसरी क्रिया हम लेते हैं रूपांतरण या परिवर्तन। हम देखते हैं कि रूपांतरण या परिवर्तन क्या है। प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न कारकों की कठोरता को बचने के लिए मनुष्य जो कृत्रिम उपाय अपनाता है उसे रूपांतरण या परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन प्राकृतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण के प्रति होता है। जैसे टुंड्रा प्रदेश के निवासी कठोर शीत जलवायु से समायोजन हेतु शिकार करना, बर्फ के मकान बनाना, सील मछली
की चर्बी जलाकर अपन अपने मकानों को गर्म करते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं वहाँ पर समायोजन की प्रक्रिया के लिए। और वहीं जहाँ पर हम देखें कि कृषि के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में समतल भूमि नहीं मिलती, मगर वहाँ पर सीढ़ीदार कृषि की जाती है। हम उसी क्रम में देखें कि जहाँ पर वर्षा के जल का अभाव होता है, वहाँ पर हम बांध बनाकर और विभिन्न रूप से सिंचाई करके हम कृषि करने की कोशिश करते हैं। हम जिस मृदा में उर्वरता कम हो जाती है, उसमें खाद डालकर, उर्वरक डालकर उसे उसकी उर्वरकता बढ़ाने का कार्य करते हैं। इस तरह से हम देखें कि मनुष्य द्वारा प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों तथा रुचियों के अनुसार करता है। मनुष्य उपजाऊ भूमि में खाद डालकर अपने ज्ञान के आधार पर उपजाऊ बना लेता है। धरातल के विभिन्न भागों में निवास करने वाले मनुष्य अपनी रुचियों व शक्तियों के आधार पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने और अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालने की प्रक्रिया वातावरण समायोजन है। प्रत्येक क्षेत्र के मनुष्य एक क्षेत्र के साथ भी समायोजन करने का प्रयास करते हैं, अतः समायोजन का सिद्धांत प्रादेशिक है। समायोजन की प्रक्रिया क्षण प्रतिक्षण चलती रहती है। इस तरह से हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन के लिए अनुकूलन व रूपांतरण बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया है, जो उसे पर्यावरण के साथ में समायोजन के लिए अपने जीवन को बनाए रखने के लिए करना आवश्यक है।